तो जॉन डॉल्टन के अकॉर्डिंग एटम जो है वो इंडिविजिबल है, जबकि एटम डिविजिबल है। दिस इज द ड्रॉबैक, दिस इज द नेगेटिव पॉइंट ऑफ डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिसकी वजह से डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल हुई थी। ठीक है। ओके नाउ उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हुए थे, किसने डिस्कवर किए थे? जे जे थॉमसन। दिस इज एन ऑब्जेक्टिव पॉइंट। ठीक है, जे जे थॉमसन ने डिस्कवर किए थे इलेक्ट्रॉन। किस तरह डिस्कवर किए थे? विद द हेल्प ऑफ कैथोड रे ट्यूब, कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के जरिए इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया था। ये वो डिवाइस है या ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, और डिस्कवर किए थे जे जे थॉमसन ने। ठीक है, एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉमसन विद द हेल्प ऑफ बाय यूजिंग द कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज। क्लियर। अब उसके बाद है हमारे पास प्रोटॉन। प्रोटॉन डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने, एंड इसे कैनाल रेज कहा जाता है, पॉजिटिव रेज। इलेक्ट्रॉन को कैथोड रेज कहा जाता है, कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब के जरिए ये डिस्कवर किया गया था। जबकि प्रोटॉन को कैनाल रेज कहा जाता है, पॉजिटिव रेज। और पॉजिटिव रेज मतलब कैनाल रेज ने डिस्कवरी को लीड किया था प्रोटॉन की। बाद में कैनाल रेज को नाम दे दिया गया था प्रोटॉन का, बिकॉज दे पजेस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने। अब आपने इन तीनों के नाम याद रखने हैं। इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टेन, एंड न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। एंड न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है और न्यूक्लियस में पजेज होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में मौजूद होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है एटम। अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन रखता है एलिमेंट में। रिटेन का मतलब बरकरार रखेगा, जो उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। जैसे हाइड्रोजन एक्सप्लोसिव है, ऑक्सीजन हेल्प आउट करती है बर्निंग में। ठीक है, क्लोरीन पॉइजनस है। इस तरह ये अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन रखते हैं एलिमेंट में। लेकिन जब ये रिएक्शन करते हैं किसी दूसरी आइटम के साथ, तो जो नया सब्सटेंस बनाते हैं, उस नए सब्सटेंस में इन एटम की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट नहीं करती। उस नए मॉलिक्यूल, उस नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टी कंप्लीटली चेंज होती हैं फ्रॉम देयर पेरेंट एटम। जिन एटम से वो मिलकर बने हैं, उन एटम की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी से नए बनने वाले मॉलिक्यूल, नए बनने वाले सब्सटेंसेस की बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, तो एटम अपनी प्रॉपर्टी रिटेन नहीं रखता जब केमिकल रिएक्शन करता है तो। लेकिन एटम अपनी प्रॉपर्टी रिटेन रखेगा, अपनी प्रॉपर्टी बरकरार रखेगा, जब वो एक एलिमेंट का हिस्सा होगा। ठीक है, एंड एटम इज कंपोज्ड ऑन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब आप में से मुझे कोई बताए, कोई बेशक एक है, आप में से एस्पायरेंट अपना माइक ऑन करे और मुझे बताए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटॉमिक स्ट्रक्चर में मौजूद कहाँ होते हैं। कल हमने काफी डिस्कस किया था इस पे, थोड़ा मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कितना याद रहता है। एनीवन विलिंग टू आंसर? मैम आउटर शेल में। जी, शेल में क्या होता है? आउटर शेल में मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और हाँ, न्यूट्रॉन। आउटर शेल में भी होते हैं बिल्कुल, इनर शेल में भी इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। मतलब जो शेल्स होते हैं ना, जो ऑर्बिट्स हैं, वो जो उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। वेरी गुड इरफाना, आपने भी बिल्कुल ठीक आंसर दिया है, और चैट में आपने आंसर दे दिया है, बिल्कुल ठीक दिया है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जबकि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। प्रोटॉन का चार्ज +1 होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1। ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर इनका मास है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। जबकि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो नियर अबाउट 0 है। अब एग्जैक्ट कितना है तो देखें, एग्जैक्ट है ये 1836 टाइम लेस देन प्रोटॉन। ठीक है, ये आपने वैल्यू याद रखनी है। दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से कितना छोटा होता है, कितना वजन में कम होता है, कितना मास में कम होता है। तो ये तकरीबन 1836 टाइम लेस देन प्रोटॉन होता है इसका वेट। और ये पास्ट पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम होता है प्रोटॉन से। तो नियर अबाउट 0 होता है। नियर अबाउट 0 इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, जब आप 1 को डिवाइड करेंगे 1836 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी क्वाइट स्मॉल। नियर अबाउट 0 के करीब ही आंसर आएगा ना, नेग्लिजिबल वैल्यू आएगी जो आप नजरअंदाज कर सकते हैं इजीली। सही है। तो और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिटल्स में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल्स हैं,
ये एटम की आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं, एटम का बिहेवियर डिफाइन करते हैं। एटम की पहचान क्या है, एटम कैसे बिहेव करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द सब एटॉमिक पार्टिकल। नंबर ऑफ प्रोटॉन शो करेगा एटॉमिक नंबर को, और एटॉमिक नंबर जो है वो बताता है किसी भी एटम की प्रॉपर्टी, कि वो मेटल है, नॉन मेटल है, गैस है, या किस तरह रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, या म्यूचुअल शेयर करेगा। ठीक है, तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये बताते हैं, ये डिफाइन करते हैं एटम की आइडेंटिटी एंड द बिहेवियर। प्रोटॉन डिटरमाइन करते हैं एलिमेंट को, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंट्रोल करते हैं केमिकल रिएक्शन, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रही हैं, कल भी हमने डिस्कस किया था आयनिक बॉन्ड भी, कोवेलेंट भी, तो या हम इलेक्ट्रॉन दे रहे थे कंप्लीटली, या हम शेयर कर रहे थे। अब अगर हम दे रहे हैं तब भी, अगर हम शेयर कर रहे हैं तब भी, पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और जो न्यूट्रॉन है वो मैस एंड स्टेबिलिटी को शो करता है, कि कितना मैस है किस सब्सटेंस का, बिकॉज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो सम है वो एटॉमिक मैस कहलाता है। इज इट क्लियर? नाउ एटॉमिक मॉडल। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए डिफरेंट एटॉमिक मॉडल डिफरेंट साइंटिस्ट ने पेश किए थे, जिनमें से कुछ के फेल हो गए थे और कुछ के अभी तक हम यूज कर रहे हैं, लेकिन ड्रॉबैक सब नहीं है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि साइंस में एक्सेप्शन की गुंजाइश होती है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। अगर एक थ्योरी, एक लॉ दो चीजों पे एप्लीकेबल है, तो वो किसी एक चीज पे नॉट एप्लीकेबल भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला है यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल ने कहा था कि एटम जो है वो एक स्फीयर है, एक गोल की तरह है, प्लम लाइक। जितना प्लम होता है, गोल सा पुडिंग होती है गोल की, इतना गोल सा है। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो है ना उस गोल के अंदर ही है। मतलब कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रॉन मौजूद है या नहीं, किधर है, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, या प्रोटॉन अलग है, या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक साथ हैं, कुछ भी डिफाइंड नहीं था। तो उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्फीयर है, स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद इलेक्ट्रॉन है। मतलब एक गोला है, एक गोल है बॉल की तरह, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, और रदरफोर्ड ने भी एटॉमिक मॉडल पेश किया था। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल काफी काफी फेमस भी है, और इसमें से क्वेश्चंस आते भी हैं। ठीक है, जो मेन क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के आते हैं वो मैं आपको साथ साथ हाईलाइट करती रहती हूँ, ताकि आपको भी उन्हें याद करने में आसानी हो। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पेश किया था 1911 में, और मोस्ट एटम, रदरफोर्ड के मुताबिक मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है। इसके अंदर एक डेंस न्यूक्लियस है। ठीक है, एक डेंस सा, मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो, न्यूक्लियस है, और वो सेंटर में है, और वो छोटा सा है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में है, मतलब इस सेंटर के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इसने ये एक्सपेरिमेंट किया था, इसका ये एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहलाता है। सही। और इसके बाद फिर आया था बोहर एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स थे, उन ड्रॉबैक से बोहर ने काम किया, फिर बोहर एटॉमिक मॉडल आया। बोहर इज आल्सो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। एंड बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं फिक्स ऑर्बिट में, फिक्स एनर्जी लेवल में, विदाउट होल्डिंग एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और ड्यूरिंग रिवॉल्व, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, तो उस मूवमेंट के दौरान ना तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे और ना लूज करेंगे। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल जाएगा ना, मतलब अंदर वाले एनर्जी लेवल से बाहर वाले एनर्जी लेवल पर आएगा, तो वो एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, और जब हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल जाएगा। मैम आवाज क्लियर नहीं है। आवाज क्लियर नहीं है? हम्म, अभी भी नहीं है आवाज क्लियर? डबल आ रही है। अब सही है? यस। ठीक है आवाज? जी। चलेंगी। ओके, सो अब एनर्जी लेवल क्या होता है? देखिए, जो न्यूक्लियस के करीब शेल होगा ना, जो शेल न्यूक्लियस के करीब होगा उसे हम कहेंगे लो एनर्जी लेवल। जो शेल न्यूक्लियस से जितना दूर जाता जाएगा उस शेल को हम हाई एनर्जी लेवल कहते जाएंगे। ठीक है, जो एनर्जी लेवल न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जो एनर्जी लेवल न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो अब आपको समझ आ जाएगा कि मैं नेक्स्ट टाइम इस टाइम कोई वर्डिंग यूज करूंगी। लो एनर्जी लेवल का मतलब है वो एनर्जी लेवल, वो शेल जो न्यूक्लियस के करीब है, फर्स्ट शेल है। ठीक है, और सेकंड शेल न्यूक्लियस से थोड़ा दूर, थर्ड शेल न्यूक्लियस से थोड़ा और दूर, फोर्थ शेल न्यूक्लियस से थोड़ा और दूर, इतना होगा ना। तो जितना न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा उस तरह उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। हाई एनर्जी मीन्स farther from the nucleus, low energy means closer to the nucleus।
ठीक है। अब एटम के अंदर स्मॉल न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं फिक्स्ड शेल्स में अराउंड द न्यूक्लियस। अब है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम हम कहते हैं एनर्जी पैकेट को, ठीक है। अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल प्रपोज किया गया था जिसकी मदद से हमने ऑर्बिटल्स की शेप डिस्कवर की थी कि ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, उनकी उनका साइज क्या है, उनकी ओरिएंटेशन कितनी है, कितनी डायरेक्शंस में वो मूव कर सकते हैं, ठीक है, और स्पिन क्या है इलेक्ट्रॉन का, किस तरह स्पिन करते हैं। तो इस पर्पज के लिए इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करते हैं या शेल में किस जगह मौजूद होते हैं, ठीक है। तो क्वांटम नंबर हमें हेल्प आउट करेंगे लोकेशन को ट्रेस करने में या इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने में इन द शेल। इलेक्ट्रॉन फिक्स पाथ में होते हैं, सॉरी फिक्स पाथ में नहीं होते लेकिन ऑर्बिटल्स में ही होते हैं। तो जो ऑर्बिटल्स हैं वो इनका प्रोबेबल रीजन है। प्रोबेबल रीजन का मतलब कि मोस्ट पॉसिबल रीजन जहां इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। इसकी मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल दूं। अगर आप क्लास में हैं तो फिर क्लास में क्या एज्यूम किया जाएगा, आप कहाँ होंगे? ऑब्वियस की बात है, माइंड में होगा कि आप क्लास में चेयर पे बैठे होंगे, ठीक है। तो वो जो चेयर है ना वो ऑर्बिटल है, क्लास जो है ना वो एक शेल हो गया। तो शेल के अंदर आप कहाँ हैं? आप शेल के अंदर एक चेयर पे हैं, क्लास के अंदर एक चेयर पे है ना। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक शेल के अंदर सब शेल में होते हैं या एक ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल में होते हैं, और उस ऑर्बिटल में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकता है, ठीक है। अब क्वांटम नंबर कितने हैं? क्वांटम नंबर 4 है हमारे पास। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमसल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। आपने क्वांटम नंबर्स याद रखने हैं। देयर आर 4 क्वांटम नंबर, ठीक है। फर्स्ट वन है प्रिंसिपल, सेकंड है अजीमसल, मैग्नेटिक थर्ड, एंड स्पिन इज द फोर्थ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये शेल नंबर बताता है, ये बताता है साइज ऑफ एटम। देखिए जितने ज्यादा शेल होंगे उतना साइज बड़ा होगा ना। अगर सिर्फ एक शेल है तो साइज छोटा होगा, और अगर 3 शेल होंगे तो फिर साइज बड़ा हो जाएगा एटम का। 1 शेल, 2 शेल एंड 3 शेल, साइज बड़ा हो जाएगा एटम का, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो साइज बताता है, नंबर ऑफ शेल बताता है। अजीमसन क्वांटम नंबर शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है कि ऑर्बिटल की शेप क्या है। और हमारे पास 4 ऑर्बिटल होते हैं। शेल हमारे पास होती है के एल एम एन, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। और सब शेल हमारे पास होते हैं एस पी डी एफ। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये ओरिएंटेशन बताता है कि कितनी डायरेक्शन में, कितने एक्सिस पे एक इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा या एक इलेक्ट्रॉन लाई कर सकता है, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, डी सॉरी जेड एक्सिस। तो ये डायमेंशन शो करता है, ओरिएंटेशन शो करता है। जबकि स्पिन क्वांटम नंबर शो करता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन, कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज को शो करता है स्पिन क्वांटम नंबर, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर में होते हैं, और उस पेयर में एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, ताकि दोनों एक दूसरे को रिपेल ना करें और स्टेबिलिटी के साथ एक ऑर्बिटल में मौजूद रह सकें। ऑर्बिटल्स की जी ही ना, क्वेश्चन है कोई? जी मैं ये दोबारा रिपीट करें, मुझे समझ में क्लियर नहीं हुआ। ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शो करता है शेल को, ये क्लियर हो गया। साइज ऑफ एटम, जितने शेल होंगे उतना बड़ा साइज, कम शेल छोटा साइज, नंबर ऑफ शेल ज्यादा, साइज बड़ा। अजीमसन क्वांटम नंबर शो करता है शेप को। शेल के अंदर सब शेल होते हैं ना, ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ, ठीक है। तो स्फेरिकल, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल, ये 4 और हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं। ये ऑर्बिटल्स जो हैं ये इनमें मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इनमें फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एस में 2, पी में, डी में 10 एंड एफ में 14, ठीक है। अजीमसल क्वांटम नंबर जी शेप बताता है कि किस शेप का है। एस स्फेरिकल होता है, पी डम्बल, ये भी हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे, इसकी साइड ऐड है, तो उसमें आपको मजीद इनकी शेप भी क्लियर हो जाएगी कि इनकी शेप होती कैसी है, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है कि देखिए इलेक्ट्रॉन एक जगह तो नहीं रह सकते ना, एक जगह रहेंगे तो सेम चार्जेस हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये मूवमेंट में होंगे। अगर आपको याद हो तो कल मैंने जो आपको स्लाइड दिखाई थी उनमें एक स्ट्रक्चर बनी हुई थी कुछ इस टाइप के, ऑर्बिट से इस तरह बने हुए थे कुछ ऑर्बिट ऐसे ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये ओरिएंटेशन थी इनकी, ये डायमेंशन थी कि कोई कोई कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरह रिवॉल्व करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरह रिवॉल्व करेंगे, कुछ इस तरह रिवॉल्व करेंगे। तो ये इनकी डायमेंशन हैं। ये डायमेंशन हमें पता चलती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के जरिए। किस शेल में है तो उस शेल में मौजूद होते हुए
उस इलेक्ट्रॉन की कितनी डायमेंशन हो सकती हैं और कौन कौन सी हो सकती हैं। क्लियर? इज इट क्लियर नाउ जी अबाउट द डायमेंशन? ओरिएंटेशन डायमेंशन तो हम कह रहे हैं। और स्पिन क्वांटम नंबर जो है ना वो एटम की स्पिन बताता है कि एक, सॉरी, इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताता है कि एक सब ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। एक क्लॉकवाइज मूव करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज, ताकि वे एक दूसरे को रिपेल ना करें और स्टेबिलिटी के साथ मौजूद रह सके। ठीक है। और ऑर्बिटल जो है वो 3D रीजन में होता है, इलेक्ट्रॉन के 3D रीजन होता है, इसका 3 डायमेंशन होती है। इसलिए हम ये मॉडल जो है ना वो एक्यूरेट डिस्क्राइब करने के लिए हम क्वांटम नंबर यूज करते हैं, ताकि हमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिल सके एटम की। क्योंकि एटम 2 डायमेंशन तो होता नहीं है, या वैसा नहीं होता जैसा हमने पेपर में बना दिया। ये तो 3 डायमेंशन होता है ना। ठीक है। अब उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब तक हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन शेल में होते हैं, शेल के अंदर सब शेल होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब नाउ क्वेश्चन राइज कि हमने इलेक्ट्रॉन फिल करने कैसे हैं। हमें कैसे पता किस शेल में इलेक्ट्रॉन डालने हैं या किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन डालने हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि KLM शेल होते हैं और SPDF सब शेल होते हैं, तो पहले किसको फिल करना है, इसके लिए भी प्रॉपर रूल्स हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स, कि आपने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, आपने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करना है। ठीक है। इसके लिए हम ये रूल्स फॉलो करते हैं। पहले अव्वा प्रिंसिपल, अव्वा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपने लो एनर्जी लेवल पहले फिल करना है। अच्छा, एक चीज ये भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट है कि आपने इनके प्रिंसिपल के साथ इनका रूल याद रखना है, इसके भी ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है। अव्वा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वी हैव टू फिल लो एनर्जी लेवल फर्स्ट। जैसा जैसे मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस के करीब होगा वो लो एनर्जी लेवल होगा, जो न्यूक्लियस से जितना दूर जाता जाएगा वो उतना हाई एनर्जी लेवल होता जाएगा। तो आपने पहले फिल करना है लो एनर्जी लेवल, मतलब के शेल, मतलब जो न्यूक्लियस के करीब है। दिस इज अब्बा प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल, ऑर्बिटल आपने पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है। आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ऑर्बिटल्स में, आपने पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है। जब एक शेल के ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, फिर भी इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, देन यू हैव टू स्टार्ट पेयरिंग, फिर आपने उनको पेयर करना स्टार्ट करना है। और हर ऑर्बिटल में पेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। सही है। उसके बाद है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज प्रिंसिपल के मुताबिक कि दो इलेक्ट्रॉन जो एक ही शेल में हो, एक ही एटम के दो इलेक्ट्रॉन हो, बेशक उनका ऑर्बिटल चेंज हो या शेल चेंज हो, उनके क्वांटम नंबर का सेट सेम नहीं हो सकता। अगर 3 क्वांटम नंबर सेम होंगे तो फोर्थ क्वांटम नंबर लाजमी डिफरेंट होगा। कैसे? देखिए, सपोज हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन की जो फर्स्ट शेल में है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, उनका एन नंबर दोनों का सेम होगा, 1 1। ठीक है। वो दोनों एस में होंगे, ये भी सेम हो जाएगा दोनों का। ओरिएंटेशन भी उनकी सेम होगी, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर चेंज होगा, क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में स्पिन नहीं करेंगे। एक क्लॉकवाइज जाएगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो किसी भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ठीक है। आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि देखें, अब यहाँ पे एक एटम गिवन है कार्बन, जिसका जी नंबर है 6। जी नंबर स्टैंड फॉर एटॉमिक नंबर। आवाज क्लियर नहीं है क्या? मैम सही है आवाज। ठीक ठीक है। सो कार्बन का जी नंबर 6 है, मीन्स एटॉमिक नंबर 6 है। हमने अब 6 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी 6 है और इसमें प्रोटॉन भी 6 है। तो अब हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2s2 एंड 2p2। देखिए, 2 + 2 4 + 2 6। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैंने फिलिंग की कैसे है। ठीक है। हमें कैसे पता हमने 1s देना है, पहले 2s देना है। बिल्कुल, मैं आपको भी ये सिखाती हूँ कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी कैसे। देखिए, ये इसमें आपने पहले नंबर पुट कर देने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। उनके साथ आपने एस लगा देना है। फिर आपने 1 को स्किप कर देना है, 2 3 4 5 6, यहाँ से 7 स्किप कर देना है। साथ आपने इन सब के पी 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 लगा देना है। ठीक है। हमारे पास 4 सब शेल है ना, एस पी डी एंड एफ। ठीक है। हमारे पास 4 सब शेल हैं, तो हमने वही चारों सब शेल यहाँ पे पुट करने हैं। 2 के बाद सी आता है, सी पुट करने से पहले हमने एक नंबर मजीद स्किप कर देना है। 3D 4D 5D हो गया, मजीद फिर एक स्किप कर देना है, और स्किप करने के बाद हम दे देना है 4F। अब हमने क्या करना है,
अब हम एरोज लगाएंगे इस तरह, एंगुलर, ठीक है, ऐसे एरो लगाएंगे हम, इन एरो को क्रॉस करते जाएंगे, सब सारे ऐसे नंबर्स मिला दिए हैं। अब हमने टेल टू हेड मूव करना है, मतलब एरो की टेल से एरो की हेड की तरफ मूव करना है। 1s 2s, 2s के बाद 2p 3s, 3s के बाद 3p 4s, 4s के बाद 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s, ठीक है। ये एक इजीएस्ट वे है सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स का या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको शेल्स को अरेंज करने का इजीएस्ट वे है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो अरेंजमेंट बनती है वो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग ही बनती है, जो हमने रूल्स यहाँ डिस्कस किए कि हमने इलेक्ट्रॉन को जब फिल करना है तो हमें इन रूल्स को फॉलो करना है कि पहले लो एनर्जी लेवल फिल करना है, फिर हाई एनर्जी लेवल फिल करना है। तो अब उस तरह अगर हम याद रखेंगे एनर्जी लेवल्स का सीक्वेंस तो याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक शॉर्ट की होती है, इसके जरिए जो आप इसके बाद जब आप अरेंजमेंट करते हो शेल्स की, उसमें एनर्जी लेवल में एनर्जी के बिहाफ पर गलती की जीरो गुंजाइश होती है, बिल्कुल गलती नहीं होती, एग्जैक्ट पैटर्न बन जाता है, एग्जैक्ट पैनल बन जाता है, सीक्वेंस बिल्कुल ठीक बन जाता है, सही है। तो आपने पहले 1s फिल करना है, देन 2s, फिर 2p 3s। तो आप ये देखिए जो हमने क्वेश्चन सॉल्व की थी उसमें हमने पहले 1s फिल किया है, फिर 2s और देन 2p फिल किया है, सही है। अब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एटॉमिक नंबर है 1s1, हीलियम 2 है 1s2 क्योंकि एस में 2 आ सकते हैं, देन लिथियम 3 है तो 1s2 2s1, 1s2 फिल कर दिए, फर्स्ट शेल पूरा हो गया, अब सेकंड शेल पे जा रहे हैं। जब सेकंड शेल पे हमने फिल किया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन थे ना, 3 में से 2 फिल कर दिए, रिमेनिंग रह गया 1, वो 1 हमने फिल किया, फिर 2s1, ठीक है। बेरिलियम का 4 था 1s2 2s2, फिर बोरॉन का 5 एटॉमिक नंबर है 1s2 2s2। अब देखिए 2s2 तक तो 4 हो गए और एस में सिर्फ 2 आ सकते हैं, अब एक इलेक्ट्रॉन मजीद रह गया, तो 2s के बाद हमने क्या फिल करना है 1s 2s, 2s के बाद हमने फिल करना है 2p, तो हमने देखिए 2p लिखा, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन बचे थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 हम फिल कर चुके हैं, रिमेनिंग 1 रह गया, तो वो हमने 1p को दे दिया, ठीक है। इज इट क्लियर? यस मैम। तो देखिए अब ये आ गए ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फार्मूला होता है 2n², ठीक है। n की जगह पे आपने नंबर ऑफ शेल लिखना है, यहाँ हम शेल की बात कर रहे हैं, ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, उन सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं जो अराउंड द न्यूक्लियस होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, ठीक है। के शेल फर्स्ट शेल है, एल एम एन एंड सो ऑन, ठीक है, इसी तरतीब से इनके नंबर हैं, कि पहला है तो इसका नंबर 1 है, L2 M3 एंड N4, सही है। अब यही इनके नंबर है, तो हमने फॉर्मूला क्या डिस्कस किया 2n², 2n² लिखा, n की जगह पे आपने शेल का नंबर प्लेस कर दिया, इसको सॉल्व किया तो आपको पता चलेगा कि k में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, l में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, m में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे और n में 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसी तरह आगे कहानी चलेगी। इज इट क्लियर? एक और की पॉइंट है जो हमें शेल से ही पता चलता है, वो ये कि एक शेल का जो नंबर होगा ना, जैसे के का नंबर 1 है, एक शेल का जो नंबर होगा उस शेल में उतने ही सब शेल होंगे, सब शेल होते हैं एस पी डी एंड एफ, ठीक है। तो एक शेल का जितना नंबर होगा उसमें उतने ही सब शेल होंगे, के का नंबर 1 है तो एक सब शेल होगा एस, ठीक है। एल का नंबर 2 है तो इसमें 2 सब शेल होंगे एस एंड पी, एम का नंबर 3 है तो इसमें 3 सब शेल होंगे एस पी एंड डी, एन का नंबर 4 है तो इसमें 4 सब शेल होंगे एस पी डी एंड एफ, और उसके बाद जितने भी शेल्स होंगे उनमें वो 4 सब शेल्स मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एक शेल में कितने सब शेल मौजूद होंगे, सिंपल आप शेल के नंबर से बता दोगे कि इस
इसमें इतने सबशेल मौजूद हैं। अब सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एस, पी, डी एंड एफ। इन सबशेल में भी इलेक्ट्रॉन की तादाद फिक्स होती है। ठीक है, ये आपने याद कर लेनी है, इनके नंबर फिक्स होते हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी में 6 आ सकते हैं, डी में 10 आ सकते हैं एंड एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये आपने याद रखने हैं। अब जरा टैली करते हैं कि सब शेल और शेल के नंबर, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या वो मैच करते भी हैं या नहीं। लेट्स चेक इट। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, के शेल का नंबर क्या है? 1। मतलब इसमें कितने सब शेल होंगे? एक सब शेल होगा। 1 बिल्कुल एक सब शेल होगा, और कौन सा होगा? वो एस होगा। एस में कितने इलेक्ट्रॉन जी आ सकते हैं? 2 जी। और के में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 मैच कर गया। 2। नाउ लेट्स चेक जी सेकंड। एल, एल का नंबर है 2। एल का नंबर 2 है, इसका मतलब है इसमें 2 सब शेल हैं। और जी एल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है। 2 सब शेल कौन से होंगे? एस एंड पी। एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 एंड पी में 6। टोटल कितने हो गए? 8 और एल में कितने इलेक्ट्रॉन हो 8। सकते हैं? इज इट 8 वेरीफाइड? 8। बाकी जी के 2 आप खुद वेरीफाई कर सकते हो ना। जी ठीक है, ये बाकी के 2 आपने खुद वेरीफाई करने हैं, बेशक आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें। ये फिर आप मुझे एज ए असाइनमेंट भी सबमिट करवा दीजिएगा, डिस्कस कर लेंगे अगर कंफ्यूजन हुई तो। इज इट क्लियर? ओके Okay, now this is the shapes of subshells, shape of orbitals. ठीक है, S is spherical, S की शेप स्फेरिकल होती है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। P is dumbbell, P की शेप डम्बल की तरह होती है और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये 6, ये 3 डम्बल्स बनती हैं, एक पेयर होता है एक डम्बल। D डबल डम्बल, ये डबल डम्बल है। ठीक है, और F इज कॉम्प्लिकेटेड, F की जो शेप है दैट इज कॉम्प्लिकेटेड। वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो हम पेपर पे बना के नहीं दिखा सकते। ठीक है, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट। सही है, क्योंकि उसकी 7 एक्सिस बनती है, 7 ओरिएंटेशन होती हैं। तो 7 डायमेंशन, 7 ओरिएंटेशन को पेपर में शो करना बहुत मुश्किल है। जी हिना, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए भी आप। मैम क्लास ज्वाइन की थी तो यही आप स्लाइड मतलब रीड कर रहे थे या दूसरी थी? तब तो हम डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक क्या डिस्कस कर रहे थे, शेल्स डिस्कस कर रहे थे ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लेट ज्वाइन नहीं किया? नहीं हाँ मेरे ख्याल से मैंने लेट से ज्वाइन किया। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग भी हो रही है इंशाल्लाह, वो भी आपको अब तक शेयर कर दी जाएगी। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हिस्सा है कि हम इनके जरिए ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके जरिए करते हैं। मजीद अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो ना, आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, ओके। क्योंकि अब हम काफी स्लाइड आ गए हैं तो फिर दोबारा बैक जाना पड़ेगा। अच्छा, शेप शेयर हो गई है। इसमें भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट बनते हैं, इससे भी एमसीक्यूज आते हैं। एफ इज स्फेरिकल, पी इज डम्बेल, डी इज डबल डम्बेल एंड एफ इज कॉम्प्लिकेटेड। एफ को नहीं हम पेज पे ड्रॉ करके नहीं बता सकते। ठीक है, अब आ गई आइसोटॉप्स एंड देयर एप्लीकेशन। आइसोटॉप ने तब डिस्कस किया था, आप लोगों को आई थिंक समझ आया होगा इंशाल्लाह। आज मजीद हम डिस्कस कर लेते हैं। एटॉमिक आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है, मैथ नंबर चेंज होता है। ठीक है, आइसो मीन सेम, टॉप मीन प्लेस, मतलब एक ही प्लेस के एटम्स होते हैं, ये एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं। दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट द मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होंगे। मास नंबर डिफरेंट है, इट मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होंगे। सही है, जैसे कि अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होती हैं, H1, H2 एंड H3। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम, ये हमने कल डिस्कस किए थे इन डिटेल। अब यूजेस क्या हैं आइसोटॉप के? आइसोटॉप यूज होता है मेडिकल में, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कोबाल्ट यूज किया जाता है। ठीक है, एंड आर्कियोलॉजी में डेटिंग के लिए, एक किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म आइदर दैट इज एनिमल और द प्लांट, तो उसकी एज फाइंड आउट करने के लिए कि इसकी कितनी एज थी और कितना साल पहले इसकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, डेटिंग की मेजरमेंट के लिए हम कार्बन 14 यूज करते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट आइसोटॉप हैं
जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। कार्बन 14 इज यूज फॉर डेटिंग एंड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट कोबाल्ट 60 इज यूज्ड। ठीक है, दोनों आइसोटॉप्स हैं। कोबाल्ट 60 कोबाल्ट का आइसोटॉप है एंड कार्बन 14 जो है ये कार्बन का आइसोटॉप है। क्लियर? मजीद भी जो यूजेस हैं, जो इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, वो नोट्स में ऐड कर दिए हैं, आपको भी देख लीजिएगा। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई अगेन। देखिए के एल एम वही 2n² फार्मूला कि कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ए का नंबर 1 है ना, आप जरा फोकस कीजिए। यही वो सब कुछ था जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आपका भी मजीद क्लियर हो जाएगा अभी। तो इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिट्स हैं, जो शेल्स हैं, वो है के एल एम। और जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं वो हम फाइंड आउट करते हैं 2n² से। फॉर के एन की वैल्यू 1 है, तो 1² मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और के का नंबर 1 है, तो इसमें सिर्फ एक सब शेल आ सकता है। ठीक है, एल का नंबर 2 है, 2 2 4 4 2 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और एल का नंबर 2 है, इसका मतलब 2 सब शेल आ सकते हैं। कौन कौन से? एस एंड पी। तो 6 + 2 इज इक्वल टू 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन वेरीफाई हो गए। इसी तरह एम में 3 नंबर है, यहाँ पे किसी का 9 9 का 18 इलेक्ट्रॉन आ सकेंगे और एस पी डी सब शेल इसमें मौजूद होंगे। इसी तरह एन का नंबर 4 है, तो 4 4 16 16 2 32 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और एस पी डी एफ अगर आप इनके नंबर काउंट करें तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ मैम वॉइस प्रॉब्लम। सकते। अगेन वाइस प्रॉब्लम है। जी, मैम डबलिंग हो रही। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? इज इट क्लियर नाउ? नो मैम। नो। Still not clear? यस। Is it clear now? थोड़ी थोड़ी क्लियर। ओके, तो ये समझ आ गया आपको। देखिए एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 6। क्लियर है आवाज? एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी में 6, डी में 10 एंड एफ में 14। जब आप इन सबको प्लस करेंगे देन आंसर विल कम एज 32। ठीक है, तो इस तरह आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक सब शेल या फिर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ना ऑर्बिट वर्सेस ऑर्बिटल। अब आप सुन रहे होंगे कल से कहानी जी, ऑर्बिट ऑर्बिटल ऑर्बिट ऑर्बिटल। तो आज ये कहानी भी क्लियर कर देते हैं कि इनमें फर्क क्या है। ठीक है, ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं एंड शेल भी कहते हैं। ऑर्बिटल को हम सब एनर्जी लेवल भी कहते हैं और सब शेल भी कहते हैं। इज इट क्लियर? अब ऑर्बिट जो है वो एक फिक्स पाथ है जो बोहर मॉडल ने हमें डिफाइन किया था। न्यूक्लियस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक फिक्स पाथ, सर्कुलर पाथ, जहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकते हैं, दैट इज ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिटल इज द रीजन विद हाई इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी। अब इन देखें, इन शेल के अंदर हर जगह तो इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है ना। यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। ठीक है, तो अब शेल के अंदर भी जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, जहां इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पाए जाने के चांसेस होंगे, दैट पोजीशन विल नोन एज दैट रीजन विल नोन एज द ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। ये है ऑर्बिटल और दिस इज द ऑर्बिट। जो ऑर्बिट है वो सोलर सिस्टम के रिजेंबलिंग होते हैं, बल्कि दोनों ही, कि जिस तरह ये सन है बीच में और ये प्लैनेट्स हैं जो वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन। अब कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये इतने डिटेल में। ऑर्बिट और ऑर्बिटल अगेन थोड़ा क्लियर करें। ऑर्बिटल ऑर्बिटल्स की डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, मतलब ऑर्बिट के अंदर जहां इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे ना, दैट इज द ऑर्बिटल। जैसे मैंने आपको कल भी मिसाल दी थी, अगर आप एक क्लास में हैं तो आप क्लास में जाके कहाँ खड़े तो नहीं हो जाएंगे, आप चेयर पे जाके बैठ जाएंगे ना। तो वो चेयर जो है वो आपकी पोजीशन है। अब कहा यही जाएगा कि आप क्लास में मौजूद हैं, तो अब क्लास में आप एक जी। स्पेसिफिक जगह पे ही मौजूद होंगे ना। अब अगर अंदाजा लगाया जाए कि आप जी। क्लास में कहाँ मौजूद हो सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप चेयर पे बैठे हुए होंगे। ठीक है, इसी तरह जी। इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में कहाँ मौजूद हो सकते हैं, वो मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम मौजूद होने की जो चांसेस हैं,
वो उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, कि एक ऑर्बिट में जिस जगह इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा दैट विल बी नोन एज द ऑर्बिटल, और वो sp d f स्टार होते हैं। क्लियर? ओके मैम, क्लियर। जी क्लियर। ओके, नाउ मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अब ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये ऐसे इन डिटेल नहीं आएंगे क्योंकि ये थोड़े से हायर लेवल के हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देती हूँ। इनकी डेफिनेशन एक्चुअली आपको पता हूँ। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी है। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल्स और वेव दोनों की तरह पे एक्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी, इलेक्ट्रॉन जंप अप भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन जंप इन भी करते हैं। मतलब बिल्कुल ऑर्बिटल, सब शेल, सब एनर्जी लेवल एक ही चीज के नाम है। एनर्जी लेवल, ऑर्बिट, शेल एक चीज के नाम। ठीक है, हम डिफरेंट नाम से कॉल कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, ऑर्बिट, शेल, एनर्जी लेवल एक चीज है, ऑर्बिटल, सब शेल, सब एनर्जी लेवल एक चीज है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन जंप अप भी करते हैं, जंप इन भी करते हैं। जब जब ये हाई एनर्जी लेवल में जंप करेंगे तो एनर्जी गेन करेंगे, जब ये लो एनर्जी लेवल में जंप करेंगे तो ये एनर्जी लॉस करेंगे। ठीक है, तो वो एनर्जी जो लॉस और गेन होगी वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स होगी। इसलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल और वेव दोनों की तरह पे एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यू कांट नो एग्जैक्ट पोजीशन। हेजनबर्ग के मुताबिक कि आप एक एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट 100% एक्यूरेट पोजीशन नहीं बता सकते, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट में है ना, और फिर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन भी कर रहा है। जैसे कि हमारी जमीन अपने एक्सिस पर भी स्पिन कर रही है और सूरज के इर्द गिर्द भी घूम रही है, इस तरह इलेक्ट्रॉन्स भी स्पिन भी कर रहे हैं, रिवॉल्व भी कर रहे हैं। तो हेजनबर्ग के अकॉर्डिंग कि आप एक्यूरेट 100% एक्यूरेट पोजीशन नहीं बता सकते किसी भी इलेक्ट्रॉन की, आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हो। तो ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि ऑर्बिट में है या सबशेल में है ना, तो ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। हम 100% एक्यूरेट नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन इस वक्त यहाँ मौजूद है। हो सकता है वो यहाँ मौजूद है और अब वहां पे नहीं है, क्योंकि वो तो रिवॉल्व कर रहा है ना, कंटिन्यूस मोशन में है वो। ठीक है, दिस इज हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एंड डी ब्रॉले वेवलेंथ। डी ब्रॉले वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो वेवलेंथ के तौर पर भी एक्ट करते हैं। मतलब एनर्जी जो उनकी निकलती है, जब वो एनर्जी रिलीज करते हैं तो वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स निकलती है ना, और जब वेव्स होंगी तो फिर उनकी वेवलेंथ भी लाजमी होगी। ये आप फिजिक्स में इन डिटेल इसको डिस्कस करेंगे, वेवलेंथ को, वेव को, नॉट्स, एंटी नॉट्स वगैरह को। ठीक है, प्लस टर्फ इन सबको। तो वेवलेंथ की अगर एनर्जी लेवल, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो उसकी वेवलेंथ तो होगी, और वो इंटरफेयर करेगा लाइट की तरह पर। ठीक है, अब उसके बाद ही दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज टॉपिक। नाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट द एमसीक्यूज, और मैं चाहूंगी कि एमसीक्यूज आप सॉल्व करें। ठीक है, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। फर्स्ट है, इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर एडेड टू ऑब्टेन। नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्लस करके क्या बनता है? देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है, वो जीत जाएगा, वो स्टूडेंट ऑफ द डे है। Am I audible? जी मैम। जी, तो काइंडली आंसर दें। एक एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हमने जमा किया तो हमें क्या चीज मिली? इफाना? atomic number of element नो नो, V प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों को प्लस किया हमने। यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट। number प्रोटॉन of nucleon हमने, V वेरी गुड, बी, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन मींस मैस नंबर। ठीक है, ये मैंने कल भी आपको बताया था ना कि न्यूक्लियस में दो चीजें पाई जाती हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और कलेक्टिवली हम इन्हें बिल्कुल, इरफाना आपने बिल्कुल सही आंसर, नहीं एटॉमिक नंबर नहीं है ये, एटॉमिक मैस है। इरफाना एटॉमिक मैस होगा ना, मैं प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एटॉमिक मैस होगा। ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन होते तो फिर एटॉमिक नंबर होता। और न्यूक्लियस में मौजूद जो दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, हम उन्हें न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। नाउ सेकंड है, एक न्यूक्लियॉन में, न्यूक्लियॉन का मतलब न्यूक्लियस में, पोटाशियम, नंबर ऑफ पोटाशियम, मतलब पोटाशियम में 39 नंबर है इसका। ठीक है, एटॉमिक मास का 39 है, पोटाशियम एटम है,
आपने ये बताना है कि न्यूट्रॉन कितने हैं। पोटाशियम है अगर, तो इसका एटॉमिक नंबर मैं इतने आपकी हेल्प कर देती हूँ। एटॉमिक नंबर है इसका 19, एटॉमिक नंबर 19 है, एटॉमिक मास 39 है। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 20। वेरी गुड। तो गैप बिल्कुल बिल्कुल 20 होंगे। एग्जैक्टली, यू आर वेरी राइट। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम किस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन? इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज नेम शोज कि हम इलेक्ट्रॉन का, नहीं, बी इज द रॉन्ग आंसर, बी इज द रॉन्ग आंसर, इलेक्ट्रॉन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, काइंडली करेक्टेड। क्योंकि देखिए नाम से जाहिर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं ना। हमने यही डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। गेन एंड लॉस इलेक्ट्रॉन का ही होता है। अच्छा जी, अभी एक और आ गया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई एम वेरी होपफुल कि आप सभी को करेक्ट आंसर देंगे। हाउ मैनी सब शेल इन एल शेल? एल शेल में कितने 1 सब शेल हैं? पहले आप ये चेक करें कि एल शेल कौन सा नंबर का शेल है। फर्स्ट शेल के होता है, 2 टू शेल 2 है। 2 बिल्कुल, तो कितने सब शेल होंगे? 2 2। वेरी गुड, वेरी गुड, टू होंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली। नाउ नेम द मटेरियल ऑफ स्क्रीन विच यूज्ड इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने कौन सी स्क्रीन यूज की थी? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की तरफ अगर हम चलें तो आई थिंक, हाँ, ये यहाँ पे मिस हो गया, मैं आपको दोबारा ले जाती हूँ। जी, बिल्कुल यहाँ मिस मिस है, जिंक सल्फाइड। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल का, तो ये चीज ना मैंने नोट्स में ऐड की हुई है, जिंक सल्फाइड भी एंड गोल्ड फॉइल की थिकनेस भी। तो ये आपने लाजमी याद कर रखनी है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। तो इसने जो शीट या स्क्रीन यूज की थी वो जिंक सल्फाइड की यूज की थी। तो कम ऑन द टॉपिक। नेम द मटेरियल ऑफ स्क्रीन। कौन सी स्क्रीन का मटेरियल था जो रदरफोर्ड ने यूज की थी एटॉमिक मॉडल में? दैट इज जिंक सल्फाइड, डी। ठीक है, ये यहाँ स्किप हो गया है स्लाइड में, लेकिन नोट्स में ये एडेड है। नाउ ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पास्ट पेपर से लिए हैं इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब फर्स्ट है, आयंस आर चार्ज पार्टिकल्स ऑफ एटम एंड फॉर्म नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू। आयंस जो है ना वो चार्ज स्पीशीज है, आयंस के ऊपर चार्ज होता है। वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। वो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से, न्यूट्रॉन की वजह से, प्रोटॉन या अल्फा रेज की वजह मैम इलेक्ट्रॉन की वजह से। से? वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि लॉस एंड गेन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नाउ ये हाउ मेनी टाइम अ प्रोटॉन इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन? ये ऑप्शंस हैं। इलेक्ट्रॉन, 1836 1836। वेरी गुड, दैट इज द डी 1836। ऑप्शन, 1836 टाइम हैवियर देन इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्वेश्चन थे जो इन टॉपिक्स में से आए हुए थे पास्ट जीएसटी बीएसटी पेपर्स में। ठीक है, आपको समझ आ गया आज का लेक्चर? इज इट क्लियर? जी मैम। यस। जी मैम।